अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदसवर्क। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़रीन अपडेट्स, न्यूज़, मेरा एनालिसिस और साथ कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन हो तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज क्रिप्टो मार्केट आपको काफ़ी हेल्थी नज़र आ रही है, रिकवरी करती नज़र आ रही है। बिटकॉइन ने 43,000 को क्रॉस किया, 40, और जो इथेरियम है उसने $3,000 को की प्राइस को, जो उसकी रेजिस्टेंस थी, उसको ब्रेक किया। अब ये प्राइसेस थोड़ी सी उसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर होवर हो रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं। ये मार्केट के बारे में बाद में जाऊंगा, लेकिन कल की वीडियो में मैंने आपको OKX पे जंप स्टार्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को सजेशन दी थी कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। और कल के बुलेटिन में मैंने आपको कहा कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग नेक्स्ट आइंदा ये जंप स्टार्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए उसकी प्लानिंग करें। ये जंप स्टार्ट में मुझे क्या बेनिफिट बेनिफिट हुआ है वो मैं आपको सारा बताता हूँ। ये देखें जी, जो टोटल मैंने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने ओके भी होल्ड किए थे, तकरीबन 51 ओके भी। और ये भी मैंने जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी उसी दिन मैंने $1,000 के बाय किए थे। तकरीबन $19 प्राइस थी ओके बी के एक टोकन की। तो मैंने $1,000 के ओके बी बाय किए। ओके बी बाय करके मैंने यहाँ पे जंप स्टार्ट में वो पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उसकी एक रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने आपको बता दिया कि आपकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, फिर आपका $5,000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए। वो सारा कुछ मैं आपको बता चुका था। उसके ऊपर मुझे जो मेरी सब्सक्रिप्शन अमाउंट थी 51 ओकेबी के ऊपर, वो मेरी थी टोटल 29,000, सॉरी, हाँ जी, 29,000 ORB टोकन से। एक टोकन की प्राइस थी तकरीबन 3.5 सेंट, यानी 0.35। उसके अगेंस्ट जितना मेरा ओके भी था, जितनी मेरी सब्सक्रिप्शन अमाउंट थी, उसकी कैलकुलेशन करके जो मेरी लॉटमेंट थी वो तकरीबन बनी 0.8666, यानी एक ओके बी से भी कम की मेरी अलॉटमेंट हुई, जिसके बदले मुझे कितने टोकन मिले? 491। एक ओके बी की प्राइस $20 है, यानी आप समझ लें कि $20 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी। बाकी जो थे, जो एक्स्ट्रा ओके भी थे, वो मेरे अकाउंट में दोबारा उन्होंने ओके एक्सचेंज ने क्रेडिट कर लिए। उनमें से उनमें से माफ कीजिएगा, तकरीबन एक ओके बी मेरा यूज हो गया, उस एक ओके बी का ORB मेरा बाय हो गया। उसके बाद अब जब मैंने इसको ट्रेड पे लगाया तो तकरीबन 45 सेंट बाय मैंने किया, 0.35 यानी 3.5 सेंट पे इसको बाय किया। लेकिन जब मैंने जैसी उसकी लिस्टिंग हुई, तो जब मैंने उसको सेल आउट किया, सैडली अब इसकी प्राइस जो है 63 सेंट पे चले गई है। जब मैंने सेल आउट किया था उस वक्त 45 सेंट पे मैंने सेल आउट किया था। और मैं आपको यहाँ पे प्राइस बताता हूँ, 491 थे ना ORB। जो $20 के मैंने ये बाय किए थे उस वक्त तकरीबन जब 45 सेंट इसकी प्राइस थी, बल्कि मैं प्राइस इसकी 45 सेंट करके ही आपको दिखाता हूँ। 45 सेंट, ये तकरीबन $220। तो मेरे दोस्तों भाइयों, $1,000 मैंने इन्वेस्ट किया, उसमें से सिर्फ $20 के मेरे टोकन बाय हुए, बाकी जो है $980 मेरे अकाउंट में वापस क्रेडिट हो गए। उस $20 के अंदर मुझे जो प्रॉफिट मिला, $200 का मुझे प्रॉफिट मिला। तो ये वो जंप स्टार्ट है। मैं आप दोस्त जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि अगर आपने OKX को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहें तो रेफरल लिंक ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है OKX का। आप OKX में मेरी टीम का हिस्सा बने। इसके अलावा अगर आप देख नहीं सकते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मेरा OKX का रेफरल लिंक है, उस पर क्लिक करके भी आप OKX को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका आपको फायदा मैं क्या दूंगा कि नेक्स्ट कभी जब कभी इनका जंप स्टार्ट होगा, उस जंप स्टार्ट से मुतल्लिक मैं आपको मुकम्मल डिटेल वीडियो बना के गाइड करूंगा कि वो जंप स्टार्ट है क्या, उसमें आपने पार्टिसिपेट कैसे करना है, और उसमें एक्सपेक्टेड आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं। जरूरी नहीं है, ये देखें, अगर मैं 45 सेंट पे ना बेनिफिट करता तो वो $20 की जो मेरी बाइंग थी वो मुझे $300 का प्रॉफिट दे रही थी, अगर मैं कल सेल आउट ना करता। लेकिन जरूरी नहीं हर प्रोजेक्ट जो है वो इसी तरह प्रॉफिट दे। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इतना ज्यादा पंप ना करें। अब ये प्ले टू अर्न गेम है, तो उस वजह से शायद इसको ज्यादा पंप मिला है। ठीक है, तो अगले जो जंप स्टार्ट है, जो कि शायद अगला 1-2 हफ्ते में वो एक और नया जंप स्टार्ट में प्रोजेक्ट लॉन्च हो, तो आपने उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करना है। तो पार्टिसिपेशन करिए। ये जरूरी है कि आपने OKX के जो टोकन्स हैं OKB, या तो आप सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वक्ती तौर पर खरीद लें और उसमें पार्टिसिपेट करके बाद में सेल आउट कर दें, या आप उसको लेके लॉन्ग टर्म रख लें, क्योंकि
OKB जो टोकन है इसके ऊपर भी मैं ट्रेडिंग करके काफ़ी प्रॉफिट, अभी मैंने तक $19 के बाय किए थे, वो मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो मैंने उसको सेल आउट नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि OKB की प्राइस अगर $25-30 तक जाती है तो उधर से भी मुझे प्रॉफिट हो। ठीक है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो आप उसको आप फॉरन सेल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगली आज की बिग न्यूज़ है, बिग बिग न्यूज़ मैं आपको कहूँगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एल सल्वाडोर ने पूरी दुनिया को सरप्राइज किया। अब बिटकॉइन की लीगल टेंडर करार होने की जो स्पीड है वो बढ़ती बढ़ती एशिया तक पहुंच रही है। ये सियान कंट्रीज जो हैं, मलेशिया की जो मिनिस्ट्री है, वैसे तो कम्युनिकेशन की जो मिनिस्ट्री है, वजारत इत्तलात आप समझ लें, मलेशिया की जो वजारत इत्तलात है, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि मलेशिया के अंदर जो क्रिप्टो मार्केट है, खसूसन बिटकॉइन, ना सिर्फ बिटकॉइन बल्कि जो दीगर क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको एक लीगल टेंडर करार दिया जाए। उनके वी होप द गवर्नमेंट कैन अलाउ दिस। जाहिदी जैनुल आबिदीन है उनके जो मिनिस्टर हैं, डिप्टी मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट को ये सजेशन दी है कि मलेशिया के अंदर क्रिप्टो मार्केट को आप रेगुलेट करें, ताकि अगर आप करेंगे तो उसके बेनिफिट है। अच्छा, इस हवाले से आ, ये कहा जा रहा है कि इसके अलावा अगर, तो वैसे तो मतलब अभी इन्होंने लीगल टेंडर करार नहीं दिया है, लेकिन एक मिनिस्ट्री की तरफ से रिकमेंडेशन आई है। जाहिर बात है ये वजारत जो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से नहीं आई है, ये वजारत जो इतलात है उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आई है। अगर तो मलेशिया ऐसे कर देता है तो मेरे दोस्तों भाइयों, आहिस्ता आहिस्ता जो दीगर सियान कंट्रीज हैं, जिनमें म्यांमार और मैं आपको कंट्रीज कंबोडिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज भी, फिलीपाइंस, ये सारी सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज भी शायद फोमो में आके बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकल के साउथ एशिया यानी पाकिस्तान, इंडिया की तरफ भी ये हवा चले। खैर, ये कब चलती है मैं भी वॉच कर रहा हूँ, आपको भी दिखाऊंगा। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताया था कि रिपोर्ट थी कि एल सल्वाडोर ने जो $1 बिलियन का बिटकॉइन बैक बॉन्ड जो है वो इशू करना है इन्वेस्टर को, वो खबरें ये थी कि वो 15 मार्च से लेके 20 मार्च तक वो कर देंगे। अब इतफाक से आज 22 मार्च से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक वो बॉन्ड्स की कोई खबर नहीं है कि वो वाकयातन बॉन्ड जो हैं वो सेल आउट हो गए हैं या नहीं। लेकिन एक न्यूज़ आई है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये फाइनेंशियल टाइम्स एक आउटलेट है, मीडिया आउटलेट, इन्होंने डिटेल जो है वो शेयर की है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। माफ कीजिएगा। अच्छा जी, इसमें इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के स्टार्ट में जो इमर्जिंग मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं, उन ट्रेडर ने एल सल्वाडोर के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके साथ कांटेक्ट किया है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो उनकी ट्रेडर के साथ गुफ्तगू हुई है उसकी बुनियाद पे फाइनेंशियल टाइम्स को रिपोर्ट किया है कि जो ट्रेडर्स थे उनकी डिमांड थी 1.5 बिलियन बिटकॉइन बॉन्ड्स की। हालांकि एल सल्वाडोर ने तो 1 बिलियन बॉन्ड्स प्लेज किया है। अब ये जो ऊपर वाला $500 मिलियन का बॉन्ड ये इशू करेंगे, ये मेरा ख्याल है चूंकि ओवर सब्सक्राइब हो गया, इसका एक तो मार्केट में लाजमी अभी ये सेल आउट नहीं हुआ, जिस दिन सेल आउट होगा और ये ओवर सब्सक्राइब होगा तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बिटकॉइन की मार्केट अच्छी खासी पंप करनी चाहिए। अभी ये जो पंप आया वो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करता हूं क्या एक्सपेक्टेड वजह हो सकती है। लेकिन ये एक ज़हन में रखें, ये मैं नहीं कह रहा, जितने फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, जितने जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स के एनालिस्ट हैं, उनका मानना यह है कि अगर ये बॉन्ड जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो दुनिया के ऐसे तमाम ममालिक जिनका दारोमदार ही वर्ल्ड बैंक और IMF के थ्रू है, वो वहाँ से फाइनेंस लेके, वहाँ से पैसे लेके अपने मुल्क की मामला, अपने डेवलपमेंट के मामला को मुल्क के अंदर डेवलपमेंट वगैरह करवाते हैं, उनके लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा कि वो बजाय इसके कि वो IMF या इस तरह के बैन अवी मालियाती इदारों की तरफ देखें, बल्कि वो क्रिप्टो कम्युनिटी इस मार्केट के अंदर से पैसा कमा सकते हैं, और ये अच्छा खासा ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एस्टेब्लिश हो सकता है अगर ऐसा होता है तो। एल सल्वाडोर इज अ केस स्टडी, जैसे मैंने आपको कहा था ये केस स्टडी है अदर डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं, ताकि वो उनके मुल्क में जो डेवलपमेंट के मामला हैं उनको वो मैनेज करें। और दूसरा, एल सल्वाडोर तक महदूद नहीं है, टोंगा की जो कंट्री है उनकी पार्लियामेंटेरियंस भी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस साल के एंड तक बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दे दें। उसका उनको इमीडिएट बेनिफिट तो यही होगा जैसे एल सल्वाडोर में है कि एल सल्वाडोर जो है अपने वो जो 1 बिलियन बॉन्ड है उसमें से हाफ 50% तो वो अपना वहां पे बिटकॉइन सिटी बिल्ड करेंगे,
और वहाँ पे माइनिंग फैसिलिटी क्रिएट करेंगे, और 50% जो है, जो कि $500 मिलियन है, उसको वो बिटकॉइन लेके रख लेंगे, और उस ओवर द टाइम, अगर 5 साल का वो बॉन्ड है, 5 सालों में वो मैच्योर होगा, हर हर साल मेरा ख्याल है कोई 6-7% वो उस पर कूपन देंगे, को प्रॉफिट देंगे। और इसके अलावा बिटकॉइन के ऊपर डिविडेंड अलग है उसके, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो डिफाइन करेंगे। लेकिन 5 साल बाद जब मेच्योर होगा, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक जाएगी, तो अच्छा खासा इन्वेस्टर को बेनिफिट होगा। मिनिमम $100 से लेके आप ऊपर जितनी मर्जी चाहे उस बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टोंगा भी जो है इरादा रखता है, लेकिन टोंगा का मेन फोकस ये है, चूंकि इनकी जो जीडीपी का तकरीबन ऑलमोस्ट 40% जो है वो इनकी फॉरेन रेमिटेंस है। यानी टोंगा के जो शहरी हैं, दुनिया में जाके जो काम वगैरह करते हैं, वहां से जो फॉरेन रेमिटेंस आता है, जिसका जो रेमिटेंस आता है उसका जीडीपी का, जिसका ऑलमोस्ट 10%, तो सिर्फ वो रेमिटेंस की ट्रांजैक्शन फीसों की मद में ये जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, पेमेंट प्रोसेसर्स हैं, वो ले जाते हैं, वो 10% सेल करेंगे। और मैं ऑलरेडी अपने पिछले कई बुलेटिन में आप सबसे भी इस मामले में आप सबको इन्फॉर्म कर चुका हूं कि पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट हर महीने $2 अरब के रेमिटेंस हमारे मुल्क में आते हैं, तकरीबन हर माह में। और उस $2 बिलियन की ये जो रेमिटेंस आती है, उसमें हम मिलियंस ऑफ डॉलर तो ट्रांजैक्शन फीसों में जाया कर देते हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान इसी तरह अपना सीबीडीसी लॉन्च करे, या बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर करार दे के, तो उसके जरिए अगर ट्रांजैक्शन वगैरह करवाएं उनसे, अपने पाकिस्तानियों से जो बाहर से हमें पैसा भेजते हैं, तो ये मिलियंस डॉलर भी हम कमा सकते हैं, और इन मिलियन डॉलर को हम किसी और जगह पे यूज कर सकते हैं। इसी तरह पैराग्वे में द सेनेट रिसेंटली, पैराग्वे की जो सेनेट है उसने भी एक बिल पेश किया है, जिसमें वो उनके मुल्क में जो वाफर बिजली है उसको वो चाहते हैं कि वो चैनलाइज करें, उससे क्रिप्टो माइनिंग करें, और क्रिप्टो माइनिंग करके जितने वो कॉइन वगैरह अर्न करेंगे वो अपने फेडरल रिजर्व में रखेंगे, और ओवर द टाइम जब वो उनकी वैल्यूज इंक्रीज होगी, तो ओबियसली उनके फेडरल रिजर्व जो है वो हेल्थी होंगे। ठीक है। तो मतलब ग्लोबल अडॉप्शन जो है इज नॉट स्टॉपिंग, बल्कि अब हम हाइपर ग्लोबल अडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं ऑलमोस्ट हर बुलेटिन में कोई ना कोई आपके साथ न्यूज़ लाजमी इस हवाले से शेयर करता हूँ। अच्छा, ये एक और न्यूज़ है मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जिम्बाब्वे अफ्रीका की एक कंट्री है, उन्होंने वहां पे एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप लॉन्च किया है, जिसमें से वो 5,000 जो पेशेंट्स हैं उनके साथ ब्लॉकचेन के जरिए वो रिमोटली उनको हेल्थ केयर और उनकी हेल्थ सर्विस वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि अगर हमारी हुकूमत अपना सीबीडीसी लॉन्च करे, और उस सीबीडीसी को के जरिए जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके सब के ऑपरेशन को आहिस्ता 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 वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाए, तो मेरे दोस्तों भाइयों, ना सिर्फ इससे हमारी जो कास्ट है, जो डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने की जो कम्युनिकेशन कास्ट है वो कम होगी, बल्कि वो करप्शन फ्री भी हो जाएगी। जितनी चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं उतनी ही वो करप्शन से बच जाती हैं, और जितनी टेम्पर फ्री होती हैं, क्योंकि करप्शन कहाँ पे होती है, जहां पे ट्रांसपेरेंसी ना हो, जहां पे लोका छुपी की गुंजाइश हो, और जहां पे आप बड़े आसानी से रिकॉर्ड को टेम्पर कर सके। ये हमारे जो पटवारी हजरात हैं, मैं किसी दिन आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने जब घर लिया तो मुझे किस किस तरह के पापड़ बेलने पड़े। मैं सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा किसी ना किसी वीडियो में। तो अगर हम अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाएं, तो ना सिर्फ हमारी गवर्नेंस में जो कास्ट है उसमें अच्छा खासा कट लगेगा, बल्कि हम अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव भी कर सकेंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी ला सकेंगे, उसमें करप्शन वगैरह हम करप्शन वगैरह कम भी कर सकेंगे। अच्छा, कल के बुलेटिन में भी टेरा डिस्कस किया, आज के बुलेटिन में थोड़ा सा मजीद आपको बताता चलो। टेरा ने, जो कल मैंने आपको बताया था कि इन्होंने $10 बिलियन के बीटीसी बाय करने हैं, और बीटीसी बाय करके वो अपने जो टेरा फाउंडेशन रिजर्व है वहां पे वो रखेंगे, कि इन केस कि अगर इनका ये जो सिस्टम है पूरा इकोसिस्टम अगर वो इम्बैलेंस होता है, तो उससे इसको ये मैनेज करेंगे। उसमें बताने वाली जो इंटरेस्टिंग बात है, एक तो उसका पहलू ये है, जैसे मैंने कल भी बताया, एक तो पहलू ये है कि इससे लूना की प्राइस को स्टेबिलिटी मिलेगी, और आने वाले वक्तों में लूना की प्राइस आपको मजीद ऊपर जाती हुई नजर आएगी। दूसरा, इसका ताल्लुक बराह रास्त बिटकॉइन की प्राइस की तरफ है, क्योंकि बिटकॉइन का भी एक रेगुलर बायर जो है उनको मिल जाएगा बिटकॉइन कम्युनिटी को। उसकी वजह यह है कि पहले जो इनका सिस्टम है, अगर एक यूएसटी की डिमांड बढ़ती है, और यूएसटी अगर $1 मिंट करना है, तो पीछे $1 का लूना बर्न करना है। अब वो जो लूना है, वो जो बर्निंग का मैकेनिज्म है, उसमें उन्होंने क्या सिस्टम किया कि 60% लूना बर्न होगा,
बल्कि 40% जो है, जो उसकी वो जो कास्ट होगी यानी लूना की, उसमें से 40% जाएगा बिटकॉइन की तरफ और 60% जाएगा लूना की तरफ। तो इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल तौर पे टेरा का जो इकोसिस्टम है ये बिटकॉइन बाय करता रहेगा। और अगर ऐसा होगा तो टेरा लूना की स्टेबिलिटी के लिए, बिटकॉइन की प्राइस अप्रिसिएशन के लिए ये बहुत गुड और ग्रेट न्यूज़ है। देखते हैं आने वाले वक्तों में इसका ऊंट किस करवट बैठेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, आज की न्यूज़ है क्रिप्टो स्टोरीज। कॉइन टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की जो क्रिप्टो सेलिब्रिटी हैं वकार ज़का को फीचर किया है। मैं चाहता हूं कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। पाकिस्तान में क्रिप्टो के मामले में अगर कोई साउंड आवाज़ है जो प्रैक्टिकली करके दिखाती है वो है वकार ज़का। आपको वकार ज़का के साथ इश्यूज हो सकते हैं। आप अक्सर, मैं वकार ज़का की सपोर्ट में अगर कोई बात वगैरह करता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ तो आप अच्छा खासा रिजेंटमेंट दिखाते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, वकार ज़का मेरा कोई लीडर नहीं है। वकार ज़का मेरी कम्युनिटी का एक मेंबर है जो कि एक स्ट्रॉन्ग वॉइस रखता है। आप उसकी ज़ात को ना देखें, वो हमारी जो कम्युनिटी है उसके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो आप ज़ातियात पे ना जाएं, किसी की ज़ात, मैं कैसा हूँ ज़ाती तौर पे, आपको उस वक्त तक उसकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब तक कि मैं बराह रास्त आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ। तो वकार ज़का को किस तरह करना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह आप सोचते हैं वकार ज़का उस तरह हो। वकार ज़का वो है जो नेचुरली वो है। तो ज़ातियात पे ना जाएं, उसके काम की तरफ देखें, उसके मैसेज की तरफ देखें। और मैं इस वीडियो के ज़रिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वकार ज़का अगर आने वाले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा तो मैं अपनी सारी कम्युनिटी से कहूंगा कि वो पाकिस्तान के जिस जिस कोने में भी हैं, अगर वकार ज़का अपने किसी नुमाइंदे को खड़ा करता है एमएनएस एमपीएस की सीट में, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आपने वोट डालना है वकार ज़का के लिए नहीं, अपने लिए मेरे दोस्तों भाई। बल्कि मैं तो वकार ज़का को ये मशवरा दूंगा कि आने वाले वक्तों में वो इस चीज़ का जायज़ा ले कि कौन सी सियासी पार्टी है जो कि इक़्तिदार में आ सकती है, उनके साथ एक एग्रीमेंट करे, जैसे कॉफ लीग ने पीटीआई के साथ किया है, या पीटीआई की जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने पीटीआई के साथ एग्रीमेंट करके, सबका मंशूर अलग अलग है लेकिन मुल्की मामलात को चलाने के लिए सब ने आपस में एग्रीमेंट किया है। तो मेरा मानना यह है कि वकार ज़का को भी एग्रीमेंट करके किसी के साथ बेशक सीट एडजस्टमेंट कर ले, मुझे नहीं पता उसकी कोई गुंजाइश बनती है या नहीं, लेकिन फिर भी वकार ज़का को आप टेक्नोक्रेट के तौर पे अपनी गवर्नमेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि वकार ज़का हमारी कम्युनिटी की आवाज़ जो है हमारे इदारों में, कानून साज इदारों में पहुंचा सके। तो ये भी मेरी सजेशन है, अगर वकार ज़का या उसका कोई फैन फॉलोअर अगर सुन रहा है तो मेरी ये सजेशन वकार तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा जी, अभी जो मार्केट में थोड़ा सा पंप आया, ये शायद शायद कई फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी हो, ग्रे स्केल ने एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं जी अभी हम आपको एक अच्छी न्यूज़ शेयर करने वाले हैं। अब अच्छी न्यूज़ क्या हो सकती है, ये डिस्कस किया जा रहा है कि शायद ग्रे स्केल ने भी अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ के लिए रिक्वेस्ट की हुई थी। क्या इनसाइडर्स की रिपोर्ट है कि ये ईटीएफ जो है स्पॉट ईटीएफ बिटकॉइन का वो अप्रूव होने जा रहा है ग्रे स्केल का? अगर ऐसा हो जाता है तो ये भी मैसिव मैसिव न्यूज़ होगी और इसका क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस के ऊपर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा। लेकिन नोबडी नोस, कई तो ये कह रहे हैं कि शायद ग्रे स्केल जो है एक्सआरपी को दोबारा रीलिस्ट करने का अनाउंसमेंट करेगा, जिसके चांसेस मुझे वैसे कम लग रहे हैं, या किसी और वो क्रिप्टो करेंसी को अपने जो फंड है उसमें वो ऐड करने की कोशिश करेंगे और अपने इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि उस क्रिप्टो करेंसी को आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। अच्छा, लास्ट में मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करनी है, न्यूज़ क्या बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करनी है। मैंने एक पार्सल मंगवाया बाइट से, घर के छोटे से एक टेबल, कुर्सियाँ कह लें, कुछ इस तरह का एक स्टूल टाइप एक बने हुए थे, वो मैंने मंगवाए थे, वो मेरे फंसे हुए हैं। अगर मेरे फॉलोअर्स में से, मेरी कम्युनिटी में से कोई ऐसा भाई या बहन लाहौर जीपीओ ऑफिस में है या उसका कोई लिंक है, ये मेरा ट्रैकिंग नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये मेरा 8 मार्च का हमारे जो जीपीओ ऑफिस है वहाँ पे होल्ड किया हुआ है। मुझे नहीं समझ आ रही क्यों होल्ड किया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप लेटर लिखें, मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। अगर कोई कस्टम वगैरह का इशू है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं कस्टम पे कर देता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे साथ कम्युनिकेट करें,
अगर कोई बंदा वहाँ पे मौजूद है तो मेरी इस हवाले से कोई हेल्प कर सकता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस होते हैं muqaddas@ilmealim.com, वहाँ पे आप मुझे मेरे से कांटेक्ट करके तो अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है। अच्छा जी, ये लास्ट में मैंने आपके साथ ये अ, एक डी फाई इन्वेस्टर हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, डी फाइनेंस कैपिटल के नाम पे। इनका इनका वॉलेट जो है तकरीबन कोई 2 मिलियन के करीब एनएफटीज इनके हैक हो गए हैं। इतना एक्सपर्ट बंदे से अगर फंड्स चोरी हो सकते हैं तो मैं और आप क्या चीज़ हैं। मुझे यकीन माने हर वक्त डर लगा रहता है कि यार हम जितने ही मर्जी स्मार्ट क्यों ना हो जाए। ये देखें इसने क्या कहा है, मैं बहुत केयरफुल था। मेरा एक्चुअली मैं जब ये एनएफटीज की ट्रेडिंग और बाइंग सेलिंग कर रहा था तो इस दौरान कहीं हैकर ने जो है वो सिस्टम मेरे कोई लीकेज देखी और वहां से उसने मेरे फंड चोरी कर लिए। तो मैं खुद बड़ा खौफजदा रहता हूँ। आपके साथ शेयर इस वजह से कर रहा हूँ मेरे दोस्तों भाइयों, आप अपने फंड्स को, पोर्टफोलियो को कोशिश करें डाइवर्सिफाई करें। एक जगह पे फंड्स को ना रखें। एक जगह पे फंड्स रखेंगे तो आपके अगर फंड्स का लॉस होता है तो सारे ही आप बेहथल होके ना बैठ जाए, बिल्कुल आप नील ना हो जाए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, एक एक्सचेंजेस पे फंड ना रखें, फिर सारे फंड एक्सचेंजेस में ना रखें बल्कि अपने पर्सनल वॉलेट्स में रखें, फिर पर्सनल वॉलेट भी एक ना रखें, अब 2-3 फंड वॉलेट्स रखें। इस तरह आप अपने फंड्स को डिवाइड करें और खुदा कोशिश करें कि अपने आप को मैक्सिमम सिक्योर करने की कोशिश करें। हार्डवेयर वॉलेट रखें। फिर मैंने एक अपने चैनल पे वीडियो बनाई थी कि कैसे आप किसी पुराने मोबाइल को आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हेलो।